हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंदु बाला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर नोएडा से आज अपनी वीडियो में कक्षा 12 के मानव भूगोल का दूसरा अध्याय विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि के अंतर्गत अगले बिंदु पर जो है हमारा जनसंख्या घनत्व का वितरण और उसको प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने बिंदुओं पर। विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। हमने अपने पिछली वीडियो में जाना था कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वह बड़ा ही असमान है। चीन अगर भारत जैसे विशाल देशों को देखें तो वहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक मिलती है और इसमें विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 37% भाग निवासित है। जबकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से संपन्न है परंतु जनसंख्या कम पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर हम ब्राज़ील जैसे देश को ले सकते हैं जहाँ पर दक्षिणी अमेरिका की कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग निवास करता है। इन्हीं विषमताओं के आधार पर विश्व की जनसंख्या को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। तो पहला है हमारा दक्षिणी पूर्वी एशिया। वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 2.4% हिस्सा दक्षिणी एशिया में, 2.6% पूर्वी एशिया में और 8.6% दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में था। इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो प्रमुख देश हैं वो हैं चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया व जापान। अब हमारा जो दूसरा क्षेत्र है वह है मध्यवर्ती उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा यूरोपियन रूस के दक्षिणी पश्चिमी भाग। इसके अंतर्गत पूर्व यूरोपियन रूस जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अन्य देशों में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, पुर्तगाल, बेल्जियम आदि प्रमुख हैं। तीसरा क्षेत्र है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा कनाडा का पूर्वी भाग। इसे भी हम 3 क्षेत्रों के अंतर्गत विभक्त करते हैं, जिसमें पहला क्षेत्र हमारा जो आता है वह है उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तटीय क्षेत्र जो दक्षिणी मेन राज्य से मैरीलैंड राज्य तक विस्तृत है। दूसरा है बृहद झील क्षेत्र, ऊपरी ओहियो नदी घाटी क्षेत्र, पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र। तीसरा है हमारा कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित सेंट लॉरेंस नदी घाटी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या जमाव के लिए जो कारक उत्तरदायी हैं वो हैं औद्योगिक विकास, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार संबंधी क्रियाकलाप। ये जो पिरामिड डायग्राम दिखाया जा रहा है इसमें हम विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों के बारे में जान सकते हैं। अगला जो क्षेत्र है हमारा वह है मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। वर्तमान में विश्व की लगभग 15% जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास करती है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। इस पेटी का विस्तार हमारा सघन जनसंख्या क्षेत्र के चारों ओर बिखरा हुआ मिलता है, जिसमें प्रमुख देशों के रूप में भारत के दक्षिणी पठार का भाग, चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तरी आंतरिक भाग, यूरोप के मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी यूरोपियन रूस का अधिकांश भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी मध्यवर्ती भाग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा क्षेत्र है हमारा कम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र। इसके अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। इसमें अफ्रीका के मध्यवर्ती दक्षिणी भाग, सहारा रेगिस्तान के मरुद्यान, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, उत्तरी अर्जेंटीना, ब्राज़ील का पूर्वी पठारी भाग, एंडीज पर्वत, एशिया में बोआनिया द्वीप, पश्चिमी साइबेरिया, एशिया के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के कनाडा के दक्षिणी आदि भाग सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पे हमारा विश्व मानचित्र है जिसमें प्रमुख 3 क्षेत्रों को, जो कि हमारा उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र जहाँ पर 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक मिलते हैं वो क्षेत्र। दूसरा हमारा मध्यम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र जहाँ पर जनघनत्व 10 से 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य मिलता है। और तीसरा हमारा 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तीनों को यहाँ पर दर्शाया गया है।
अब हम आते हैं अपने निर्जन क्षेत्र की तरफ, जो कि हमारा चौथा प्रकार है। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जलवायु की विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत अति ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश, गर्म एवं शुष्क प्रदेश, पर्वतीय भाग एवं विषुवत-रेखीय आर्द्रवन क्षेत्र लिए जा सकते हैं। अगर हम ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों की बात करें तो इसके अंतर्गत अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग, साइबेरिया के उत्तरी टुंड्रा प्रदेश आदि लिए जा सकते हैं। गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की बात करें तो अफ्रीका का सहारा, कालाहारी मारुस्थल, एशिया का अरब मारुस्थल, थार मारुस्थल, दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मारुस्थलीय भाग। उच्च पर्वतीय भागों की बात करें तो एशिया में मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखला, मंगोलिया पठार, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतों के अधिकांश भाग लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार विषुवत-रेखीय आर्द्रवनों के अंतर्गत अमेरिका का अमेजन बेसिन तथा अफ्रीका के कांगो बेसिन को लिया जा सकता है। अब आता है हमारा अगला बिंदु, जो है विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों को 3 वर्गों में रखा गया है, जिसमें से पहला कारक है हमारा भौगोलिक कारक। इसके अंतर्गत जो पहला कारक आता है हमारा, वो है जल की उपलब्धता। जल ही जीवन का आधार है, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य की जितनी भी दैनिक आवश्यकताएं या महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, उनमें जल का सर्वप्रमुख स्थान है। पीने के लिए, कृषि में सिंचाई के लिए, पशुओं के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अभी तक हमारी जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं का विकास मिला है, वो नदी घाटियों के किनारे ही मिला है, चाहे हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो। दूसरा जो हमारा भौगोलिक कारक है वो है भू आकृति। भू आकृति से हमारा तात्पर्य होता है कि कहीं पर, कहाँ पर धरातल का स्वरूप कैसा है। धरातल के स्वरूप की बात करें तो कहीं पर हमें पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं समतल मैदान, तो कहीं समुद्र तटीय मैदान मिलते हैं। ऐसे में जो सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है जनसंख्या निवास के लिए, वो हमारा समतल मैदान मिलते हैं, जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र अनाज, कृषि या फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल दशाएं रखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम भारत में गंगा का विशाल मैदान ले सकते हैं, जो कि सघन बसा क्षेत्र है। तीसरा प्रमुख हमारा भौगोलिक कारक है जलवायु। किसी भी जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए वहाँ की जलवायु का प्रमुख स्थान होता है। अगर कृषि प्रदेश की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है या गर्म होती है, तो वहाँ पर जनसंख्या हमें कम मिलती है, जबकि अगर किसी प्रदेश की जनसंख्या हमें मृदुल मिलती है या मानसूनी जलवायु वाली मिलती है, तो वो क्षेत्र हमें घने बसे दिखाई देते हैं। मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों की बात करें तो इसमें हम चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश और पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रों को ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम विषम जलवायु वाले प्रदेशों को देखें, तो जिसमें आपके कालाहारी, अटाकामा, मारुस्थलीय, थार, अरब और अति ठंडे प्रदेशों की बात करें तो टुंड्रा प्रदेशों को शामिल किया जा सकता है। ये विषम जलवायु परिस्थिति वाले प्रदेश हैं, जहाँ पर जनसंख्या विरल मिलती है। चौथा प्रमुख भौगोलिक कारक है हमारी मिट्टी या मृदा। मृदा ही हमारी कृषि का आधार होती है, और कृषि एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य को स्थायित्व या भोजन प्रदान करता है। जहाँ पर भी मृदा उर्वर पाई जाती है, यानी कि मिट्टी उपजाऊ मिलती है, वहाँ की जनसंख्या सघन बसी होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जनसंख्या के बसाव में किसी भी स्थान पर मृदा की जो उपजाऊपन है या उर्वरा शक्ति है, वह प्रमुख स्थान रखती है। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे कारक की तरफ, जो है आर्थिक कारक। पहला कारक आता है इसमें हमारा खनिज पदार्थों की उपलब्धता। जिन प्रदेशों में खनिज संपदा प्रचुर मिलती है, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता आदि जिन जिन क्षेत्रों में अधिक मिलता है, वहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। चाहे वो पश्चिमी यूरोप के देश हों, चाहे वो अफ्रीका के कंटगा क्षेत्र हो, जाम्बिया की ताम्रप्रेटी क्षेत्र हो, या भारत का छोटा नागपुर क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में
खनिज पदार्थों की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। औद्योगिक विकास एवं खनन क्रिया के कारण यहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। दूसरा हमारा प्रमुख आर्थिक कारक है नगरीकरण। अच्छी नागरिक सुविधाएं, रोजगार के अधिक साधन, नगरीय जीवन के आकर्षण में बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया है और यही कारण है कि ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में हमारी नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तीसरा जो हमारा आर्थिक कारक है वह है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण वह प्रमुख प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम उद्योगों की स्थापना करते हैं और उद्योग ही रोजगार के अवसरों को सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र सघन जनघनत्व वाले होते हैं। उद्योगों के कारण न केवल श्रमिकों को ही रोजगार मिलता है वरन बड़ी संख्या में ड्राइवर, दुकानदार, डॉक्टर, शिक्षक, बैंक कर्मी, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोगों को भी रोजगार मिलता है। अब हम आते हैं अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हमारे धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र हैं, जहाँ जो प्राचीन परंपराएं या धार्मिक आस्था वाले क्षेत्र हैं वो हमारे सघन बसे हुए हैं, जबकि ऐसी परिस्थिति वाले जहाँ जो सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम नक्सलाइट एरिया की बात करें तो वहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। अगर हम किसी स्थिर क्षेत्र की बात करें जहाँ पर सारी चीज़ें उपयुक्त रूप से मिलती हैं वो हमेशा सघन बसे प्रतीत होंगे या मिलते हैं हमें। धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारा आज का बिंदु समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले शीर्षकों पर चर्चा करेंगे।